आप कल्पना कीजिए 8 जुलाई 1947 की एक बेहद गर्म सुबह। हाँ, न्यू मैक्सिको का वो तपता हुआ रेगिस्तान। बिल्कुल। और रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड का बेस। इस बेस के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट अपने डेस्क पर एक टाइपराइटर के सामने बैठते हैं। उनके चेहरे पर शायद एक अजीब सी उलझन रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ऊपर से एक सीधा आदेश मिला है। वो एक प्रेस विज्ञप्ति, मतलब एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज टाइप करना शुरू करते हैं। और वो कोई मामूली प्रेस रिलीज नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इस विज्ञप्ति में एक ऐसी घोषणा की जाती है जो इतिहास को हमेशा के लिए हिला देने वाली थी। अमेरिकी सेना आधिकारिक रूप से ये घोषित करती है कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क यानी एक उड़ने वाली तश्तरी बरामद की है। अरे बाप रे। हाँ, और जैसे ये खबर वायर सर्विसेज तक पहुंचती है, ये पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हर बड़े अखबार की हेडलाइन चीख चीख कर कह रही होती है कि अमेरिकी वायुसेना ने एक उड़ने वाली तश्तरी को पकड़ लिया है। और देखिए, ये कोई अफवाह या बाजार का गॉसिप तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्तिशाली सेना का आधिकारिक बयान था। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो है जो इस बयान के ठीक बाद हुआ, जो कि महज 24 घंटे बाद हुआ था। हाँ, इस ऐतिहासिक घोषणा के ठीक 24 घंटे बाद एक दूसरी प्रेस रिलीज आती है। और इस बार सेना का सुर पूरी तरह से बदल चुका था। एक पूरा का पूरा यू टर्न। बिल्कुल। अब कहा जाता है कि वो कोई उड़ने वाली तश्तरी नहीं थी, वो महज एक मौसम का गुब्बारा यानी एक वेदर बलून था जो क्रैश हो गया था। मतलब सेना कह रही थी कि पहचानने में गलती हुई थी और मामला यहीं खत्म होता है, कोई रहस्य नहीं है। हाँ, बस एक रबर का गुब्बारा। ये बहुत ही अजीब है। महज 24 घंटे में दुनिया की सबसे बड़ी सेना का इतना बड़ा यू टर्न। और सच कहूं तो साइड क्वेस्ट ऑफ रियलिटी के इस डीप डाइव में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ठीक इसी पल से एक ऐसे भ्रम के जाल की शुरुआत हुई जो 78 सालों तक खिंचता चला गया। बिल्कुल। और आज हमारे पास इस पूरी घटना से जुड़े डीक्लासिफाइड दस्तावेज मौजूद है। हाँ, जैसे कि 1994 की अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट, जनरल अकाउंटिंग ऑफिस की जांच के रिकॉर्ड्स और कुछ बहुत ही अहम चश्मेदीदों के हलफनामे भी। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल या कहें इस डीप डाइव का मकसद इन सोर्सेज के आधार पर उन तमाम मिथकों को हटाना है जो दशकों से जमा हो गए हैं। जैसे वो मैजेस्टिक 12 के दस्तावेज। हाँ, या 1995 का वो एलियन ऑटोप्सी का नकली वीडियो। बिल्कुल। उन सबको किनारे रखकर हम सिर्फ उन मूल तथ्यों पर फोकस करेंगे जो 1947 की उस गर्मियों में वास्तव में घटे थे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम इन सोर्सेज की गहराई में जाते हैं तो जो सच सामने आता है वो किसी भी साइंस फिक्शन से ज्यादा हैरान करने वाला है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड आखिर था क्या। ये बहुत जरूरी पॉइंट है और इस पूरे मामले को समझने की असली चाबी यहीं छिपी है। कैसे? देखिए, जब आम लोग रोजवेल के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में किसी छोटे मोटे धूल भरे साधारण मिलिट्री बेस की तस्वीर बनती है। हाँ, फिल्मों जैसा कुछ। बिल्कुल। लेकिन 1947 के संदर्भ में ये सोचना बहुत बड़ी भूल है। उस समय रोजवेल आर्मी एयरफील्ड पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकाना था। ये 509वें बॉम्ब ग्रुप का घर था, राइट? एकदम सही। ये वही यूनिट थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराए थे और 1947 में ये पूरी पृथ्वी पर मौजूद एकमात्र ऐसी सैन्य इकाई थी जो परमाणु हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम थी। बाप रे, दुनिया की इकलौती यूनिट। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तैनात लोग कोई साधारण सैनिक या नौसिखिए नहीं थे। बिल्कुल। वे अमेरिकी सेना के सबसे उच्च प्रशिक्षित, सबसे अनुशासित और आसमान की निगरानी करने वाले सबसे काबिल अधिकारी थे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मतलब मैं इसे ऐसे सोचता हूँ जैसे किसी बेहद अनुभवी सुनार से पूछा जाए कि उसने जो पत्थर देखा वो असली हीरा था या कांच का टुकड़ा। बहुत अच्छा उदाहरण है ना? वो सुनार दिन रात हीरो की चमक, उनकी कटिंग और उनकी बनावट को इतने करीब से समझता है कि वो असली और नकली के बीच का फर्क पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ठीक वैसे ही रोजवेल के ये अधिकारी आसमान को पढ़ते थे। हाँ, उनके लिए आसमान में उड़ने वाला एक रडार टारगेट, एक मौसम का गुब्बारा और एक अज्ञात यान, इन सब के बीच का फर्क दिन और रात जैसा था। उनका तो काम ही यही था। तो ऐसे में जब मैक ब्रेजिल नाम के एक रैंचर को फॉस्टर रैंच में कुछ अजीब मलबा मिलता है
तो वो पूरी कहानी की दिशा तय कर देता है। तो ये मैक ब्रिजल कौन थे? मैक ब्रिजल फॉस्टर रैंच के मैनेजर थे। जुलाई की शुरुआत में उन्होंने रेगिस्तान में करीब 3/4 मील के इलाके में फैला हुआ एक बहुत ही अजीब मलबा देखा। 3/4 मील? ये तो बहुत बड़ा इलाका है। उन कैसे दिखते हैं? बिल्कुल, 1940 के दशक के मौसम के गुब्बारे नियोप्रीन रबर से बनते थे, जो धूप में सूखकर एक खास तरह से फटते थे। ब्रेजल को उन गुब्बारों की अच्छी खासी पहचान थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये मलबा कुछ और ही था, कुछ अलग था। हाँ, इसमें टिन फॉयल जैसा कुछ था, रबर के अजीब टुकड़े थे, लकड़ी के कुछ ऐसे बीम थे जिन पर कोई निशान बने थे, और एक बहुत ही मोटा कागज जैसा मटेरियल था। मैंने पढ़ा था कि वो टिन फॉयल कुछ अजीब सा बर्ताव करता था। सही कहा। ब्रेजल ने बताया कि वो टिन फॉयल जैसी चीज को अगर आप मरोड़ दें तो वो तुरंत वापस अपने आकार में आ जाती थी, बिना किसी सिलवट के। हाँ, बिल्कुल प्लेन। वो किसी भी साधारण मौसम के गुब्बारे से बिल्कुल अलग था। तो जब मैक ब्रेजल ने स्थानीय शेरिफ को इस मलबे के बारे में बताया और फिर शेरिफ ने मिलिट्री बेस पर फोन किया, तो जाहिर है उन्होंने किसी ऐसे वैसे आदमी को तो नहीं भेजा होगा। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि एक परमाणु बेस के कमांडर ने अपने सबसे अनुभवी अधिकारी को ही इस काम के लिए चुना होगा। आपकी बात 16 आने सच है, और वो अधिकारी थे मेजर जेसी मार्सेल। मेजर जेसी मार्सेल, ये नाम इस केस में बहुत अहम है। बहुत अहम। मेजर मार्सेल रॉसवेल बेस के इंटेलिजेंस अधिकारी थे, मतलब खुफिया विभाग के प्रमुख। वो कोई साधारण सैनिक नहीं थे। उनका बैकग्राउंड क्या था? वो द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज थे और बिकिनी एटोल में हुए खतरनाक परमाणु परीक्षणों के दौरान वहाँ खुफिया जिम्मेदारी संभाल चुके थे। ओहो, मतलब टॉप लेवल का क्लियरेंस। बिल्कुल। उनका पूरा करियर ही सटीक जानकारी इकट्ठा करने और चीजों का सही आकलन करने पर टिका था। जब मेजर मार्सेल रैंच पर गए और उन्होंने वो मलबा देखा, तो उनका अनुभव भी चकरा गया। उन्हें भी समझ नहीं आया कि वो क्या है? नहीं, उन्होंने मलबे को इकट्ठा किया। उन्होंने खुद देखा कि वो मटेरियल बालसा की लकड़ी जितना हल्का था, लेकिन उसे तोड़ा या जलाया नहीं जा सकता था। और यहाँ पर मेजर मार्सेल एक ऐसा कदम उठाते हैं जो मानवीय मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत कुछ कहता है। हाँ, वो सीधे बेस नहीं जाते। बिल्कुल। वापसी में वो आधी रात को अपने घर रुकते हैं, अपनी पत्नी और अपने 11 साल के बेटे जेसी मार्सेल जूनियर को गहरी नींद से जगाते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। मैं वही सोच रहा हूँ। दुनिया के इकलौते परमाणु बेस का खुफिया प्रमुख आधी रात को अपने परिवार को जगाकर कहता है, उठो, तुम्हें ये देखना चाहिए। ये किसी और दुनिया की चीज है। हाँ, उन्होंने अपनी रसोई के फर्श पर वो सारा मलबा बिछा दिया था। और उनके बेटे ने वहाँ क्या देखा? यहाँ पर जेसी मार्सेल जूनियर की गवाही मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अहमियत रखती है। उस 11 साल के बच्चे ने उस मलबे को बहुत करीब से देखा। उसने बाद में बताया कि वहाँ धातु के छोटे छोटे बीम थे जो बहुत हल्के थे। और उन पे कुछ लिखा हुआ था ना? हाँ, उन बीम के अंदरूनी हिस्से पर कुछ अजीब सी लिखावट थी। मार्सेल जूनियर ने बताया कि पहले तो वो मिस्र की चित्रलिपि यानी हायरोग्लिफिक्स जैसी लगी। हायरोग्लिफिक्स? हाँ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो किसी ज्यामिति प्रतीकों जैसी थी, कुछ ऐसे आकार जो आपस में जुड़े हुए थे, एक तरह के सिंबल्स। बिल्कुल। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेसी मार्सेल जूनियर ने अगले 35 सालों तक, अपनी मृत्यु तक, अपने इस बयान को कभी नहीं बदला। ये स्थिरता बहुत कुछ कहती है। मनोविज्ञान में हम अक्सर देखते हैं कि समय के साथ लोगों की यादें धुंधली हो जाती हैं, कहानियां बदल जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है। भले ही बाद के सालों में खुद मेजर मार्सेल की कहानियों में कुछ असंगतियां आईं, जैसे उन्होंने अपने सैन्य रिकॉर्ड को लेकर कुछ दावे बढ़ा चढ़ा कर किए। वो सच है। लेकिन मलबे को लेकर उनका मूल दावा कभी नहीं बदला। बाप और बेटे दोनों ने जीवन भर यही कहा कि वो मौसम का गुब्बारा नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर वो ऐतिहासिक यू टर्न आता है। अगली सुबह मेजर मार्सेल वो मलबा लेकर बेस पहुंचते हैं। बेस कमांडर कर्नल विलियम ब्लैंचार्ड उस मलबे को देखते हैं और फिर वो वॉल्टर हॉट को उस फ्लाइंग डिस्क की प्रेस रिलीज जारी करने का आदेश देते हैं। और यहीं से सारा घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। बहुत तेजी से। प्रेस रिलीज जारी होने के कुछ ही घंटों बाद उस मलबे को एक विमान में लाद कर फोर्ट वर्थ टेक्सास भेज दिया जाता है, जहां जनरल रेमी थे। हाँ, वहाँ जनरल रॉजर रेमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। उनके साथ मौसम अधिकारी इरविंग न्यूटन भी मौजूद थे।
वे जमीन पर पड़े कुछ मलबे के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। वो मशहूर तस्वीरें जिनमें फॉइल दिख रहा है। बिल्कुल, जिसमें कुछ साधारण एल्यूमिनियम फॉइल और डंडे दिखाई देते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये तो सिर्फ एक रडार टारगेट और एक मौसम का गुब्बारा है। और मेजर मार्शल का क्या हुआ? मेजर मार्शल को भी उस मलबे के पास बैठकर तस्वीरें खिंचवाने का आदेश दिया जाता है। मार्शल ने बाद में हमेशा ये दावा किया कि जिस मलबे के साथ उनकी तस्वीरें खींची गईं, वो मलबा बदल दिया गया था। अच्छा। हाँ, वो चीज नहीं थी जो उन्होंने रेंच से उठाई थी। देखिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन होती है। क्या ये संभव है कि 509वें बॉम्ब ग्रुप का शीर्ष कमांडर कर्नल ब्लैंचर्ड, जो दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों की सुरक्षा का प्रभारी है, हाँ, वो बिना सोचे समझे महज एक फटे हुए गुब्बारे को देखकर पूरी दुनिया के सामने फ्लाइंग डिस्क बरामद करने की आधिकारिक घोषणा करते? मतलब ये बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरता। मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जल्दबाजी में या किसी सनक में आकर प्रेस को कुछ भी बता दे। उसने कुछ ऐसा देखा होगा जिसने उसे ये असाधारण कदम उठाने पर मजबूर किया। आपकी ये शंका बिल्कुल जायज है और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कर्नल ब्लैंचर्ड ने प्रेस रिलीज का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उस समय उपलब्ध साक्ष्यों और अपने सबसे भरोसेमंद खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पूरा यकीन था कि उनके पास एक अज्ञात उड़ने वाला यान है। बिल्कुल। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा आगे जाना होगा। 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने पहली बार एक ऐसा तार्किक और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पेश किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। और वो स्पष्टीकरण क्या था? उन्होंने खुलासा किया कि वो मलबा असल में प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। प्रोजेक्ट मोगुल? जब मैंने हमारे सोर्सेज में इसके बारे में गहराई से पढ़ा तो मुझे इसके पीछे का विज्ञान बेहद आकर्षक लगा। सच में बहुत दिलचस्प है। ये शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर का एक बेहद गुप्त और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। प्रोजेक्ट मोगुल का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के गुप्त परमाणु परीक्षणों का पता लगाना था। लेकिन वे ऐसा करते कैसे? उस समय तो सैटेलाइट्स भी नहीं थे। यही तो विज्ञान का कमाल है। वायुमंडल में ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच एक खास परत होती है जिसे साउंड चैनल या सोफार चैनल कहा जाता है। सोफार चैनल? हाँ, इस परत का तापमान और दबाव ऐसा होता है कि ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स बिना अपनी ऊर्जा खोए हजारों मील तक सफर कर सकती हैं। अरे वाह! प्रोजेक्ट मोगुल के तहत वायुसेना बड़े बड़े नियोप्रेन गुब्बारों की पूरी कतारें बहुत ऊंचाई पर भेजती थी। इन गुब्बारों में बेहद संवेदनशील अकॉस्टिक सेंसर लगे होते थे। तो मतलब अगर सोवियत संघ कोई टेस्ट करता है? बिल्कुल। सोचिए, सोवियत संघ दुनिया के दूसरे कोने में कोई परमाणु धमाका करता और उसकी कम आवृत्ति वाली यानी लो फ्रीक्वेंसी आवाज इस साउंड चैनल के जरिए उड़ती हुई न्यू मेक्सिको के आसमान में तैर रहे इन सेंसर्स तक पहुंच जाती। ये उस समय की सबसे उन्नत तकनीक रही होगी। बेशक। और वायुसेना की रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट मोगुल का ही एक भारी भरकम गुब्बारा और उसका रडार रिफ्लेक्टर न्यू मेक्सिको के फॉस्टर रेंच पर गिर गया था। लेकिन एक मिनट, उस चित्रलिपि का क्या? कौन सी? वे अजीब से ज्यामितीय प्रतीक जो 11 साल के जेसी मार्शल जूनियर ने उस मलबे पे देखे थे। मोगुल का विज्ञान उसे कैसे समझाता है? रिपोर्ट में उसका भी बहुत ही ठोस स्पष्टीकरण था। वो कैसे? हुआ ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका में कई तरह के मटेरियल्स की भारी कमी थी। सप्लाई चेन के इश्यूज? बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट मोगुल के रडार टारगेट बनाने के लिए सेना को एक खास तरह के मजबूत टेप की जरूरत थी। उन्होंने न्यूयॉर्क की एक खिलौना कंपनी से वो टेप मंगाया। एक खिलौना कंपनी से मिलिट्री का टेप? हाँ। और उस टेप पर खिलौनों को सजाने के लिए बैंगनी पृष्ठभूमि पर सुनहरे फूलों और ज्यामितीय आकारों के पैटर्न छपे हुए थे। रिपोर्ट का ये दावा था कि उसी फूलों वाले टेप के डिजाइन को जेसी मार्शल और उनके बेटे ने एलियन चित्रलिपि समझ लिया था। ईमानदारी से कहूँ तो इस स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक लगता है ना? बिल्कुल। हम शीत युद्ध के उस चरम दौर की बात कर रहे हैं जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भारी तनाव था। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि सोवियत संघ को भनक भी लगे कि वे अमेरिकी वायुमंडल से उनकी जासूसी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इसलिए एक वास्तविक और बेहद संवेदनशील सैन्य रहस्य को छुपाने के लिए सरकार ने जानबूझकर झूठ बोला। मौसम का गुब्बारा एक परफेक्ट कवर स्टोरी थी। हाँ,
वायुसेना ने खुद ये स्वीकार किया कि उन्होंने जनता से झूठ बोला था, लेकिन उनकी दलील थी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था। प्रोजेक्ट मोगुल मलबे के बिखराव, उस खिलौना कंपनी के टेप और सेना के उस अचानक हुई घबराहट की पूरी और वैज्ञानिक व्याख्या करता है। इसे सिर्फ एक साजिश मानकर खारिज करना बहुत बड़ी भूल होगी। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम सिर्फ मलबे की बात करें तो प्रोजेक्ट मोगुल उस मलबे की कहानी को बहुत अच्छी तरह से समेट देता है। रडार, रिफ्लेक्टर, कवर अप सब कुछ तार्किक लगता है। लेकिन विज्ञान और किसी भी गंभीर जांच में हमें ये भी देखना होता है कि कोई सिद्धांत किन चीजों की व्याख्या नहीं कर पाता, और यहीं पर कहानी उलझ जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर प्रोजेक्ट मोगुल की थ्योरी कमजोर पड़ने लगती है। मोगुल मलबे की व्याख्या करता है, पर वो शवों की व्याख्या नहीं करता। शव, हाँ, प्रोजेक्ट मोगुल ने मलबे का रहस्य तो सुलझा दिया, लेकिन वायुसेना की इस परफेक्ट रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था। वो 2 छोटे शव। बिल्कुल, एक ऐसी चीज जिसका जिक्र मोगुल थ्योरी कर ही नहीं पाई। हमारे सोर्सेज और गवाहियों में जब शवों का जिक्र आता है तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ निष्पक्षता की मांग है कि हम एक कड़वा सच स्वीकार करें। वो क्या? 1947 में किसी भी शुरुआती चश्मदीद ने शवों का कोई जिक्र नहीं किया था। मैक ब्रिजिल, जेसी मार्सेल, स्थानीय शेरिफ, इनमें से किसी ने भी शुरुआत में एलियन शवों की बात नहीं की। ये बात सही है। शवों की कहानियां घटना के दशकों बाद आनी शुरू हुई। अक्सर ये कहानियां बुजुर्ग गवाहों से आती थीं, कई बार मृत्युशैया पर किए गए दावों यानी डेड बेड कन्फेशंस के रूप में। और मनोविज्ञान हमें बताता है कि ऐसी गवाहियां अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बिल्कुल, क्रैश की जगह कहाँ थी, शवों की संख्या कितनी थी, उनका हुलिया कैसा था, सब अलग अलग था। इसलिए एक शोधकर्ता के तौर पर इन दावों को सीधे तौर पर मजबूत और प्राथमिक सबूत नहीं माना जा सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है कि डेथ बेड कन्फेशंस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या? लेकिन फिर वॉल्टर हॉट का शपथ पत्र सामने आता है, और ये दस्तावेज इस पूरे केस की दिशा ही बदल देता है। ये वही वॉल्टर हॉट थे जिन्होंने 1947 में वो पहली प्रेस रिलीज टाइप की थी। जी हाँ, वॉल्टर हॉट ने दशकों तक इस मामले पर एक सख्त सार्वजनिक चुप्पी साधे रखी। उनका हमेशा यही कहना था कि उन्होंने सिर्फ अपने कमांडर के आदेश का पालन किया और विज्ञप्ति टाइप की, इसके अलावा वे कुछ नहीं जानते। पर असल में वो एक वादा निभा रहे थे। बिल्कुल, कर्नल ब्लैंचर्ड उनके करीबी दोस्त थे और उन्होंने हॉट को सख्त गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। हॉट ने 60 साल तक उस शपथ का पूरा सम्मान किया, वे चुप रहे। लेकिन 2002 में हॉट ने ऐसा तरीका निकाला जिससे वे अपनी शपथ भी निभा सके और इतिहास को सच भी बता सकें। एक एफिडेविट। हाँ, उन्होंने एक विस्तृत शपथ पत्र यानी एक एफिडेविट तैयार किया, जिसे कानूनी रूप से नोटरीकृत किया गया और उसे एक लिफाफे में सील कर दिया। शर्त ये रखी गई कि इसे केवल उनकी मृत्यु के बाद ही खोला जाएगा। और 2005 में वॉल्टर हॉट का निधन हो गया। सही कहा। और उसके बाद वो सीलबंद लिफाफा खोला गया। उनकी बेटी जूली ने बाद में बताया कि उन्होंने अपने पिता के साथ बैठकर उस शपथ पत्र का एक एक वाक्य, एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ा था। तो वो होशो हवास में थे पूरी तरह से। हॉट का दिमाग उस समय बिल्कुल स्पष्ट था। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वे इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज कर रहे हैं। और उस एफिडेविट के विवरण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हॉट लिखते हैं कि 1947 में कर्नल ब्लैंचर्ड उन्हें व्यक्तिगत रूप से बेस के एक बेहद सुरक्षित हैंगर में ले गए थे। बेस के अंदर ही? हाँ, वहाँ हॉट ने 12 से 15 फीट लंबा अंडे के आकार का एक यान देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि उसमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई पंख नहीं था, पूंछ या लैंडिंग गियर जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिसे वो किसी भी इंसानी विमान से जोड़ सकें। कुछ भी नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने लिखा कि उसी फर्श पर तिरपाल से आंशिक रूप से ढके हुए 2 छोटे शव रखे थे। 2 छोटे शव? वे लगभग 4 फीट लंबे थे और उनके सिर उनके शरीर के अनुपात में बहुत बड़े थे। हॉल्ट ने अपने हलफनामे में ये साफ तौर पर लिखा कि उन्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने अंतरिक्ष से आया एक यान और उसके चालक दल को अपनी आंखों से देखा था। जब आप एक विश्लेषक के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, क्या ये संभव नहीं है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने 60 साल तक रॉसवेल की सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं और पॉप कल्चर के भारी प्रभाव को देखा हो, उसके दिमाग में एक फॉल्स मेमोरी या झूठी स्मृति बन गई हो? ये एक जायज सवाल है
आखिर दशकों तक एलियंस की कहानियां सुनने के बाद इंसान का दिमाग खुद ही वैसी तस्वीरें गढ़ सकता है। फॉल्स मेमोरी एक बहुत ही वास्तविक मनोवैज्ञानिक घटना है और इस पर विचार करना हमारी जिम्मेदारी है। समय के साथ हमारी यादें बाहरी सूचनाओं से प्रदूषित हो सकती हैं। तो क्या हॉल्ट के साथ ऐसा हुआ था? लेकिन देखिए, वॉल्टर हॉन्ट के मामले में हमें उस व्यक्ति के चरित्र और उसके इरादों को भी देखना होगा। हॉन्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने 60 साल तक प्रसिद्धि और पैसे कमाने के हर मौके को ठुकरा दिया। वो चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे। बिल्कुल, वे चाहते तो किताबें लिख सकते थे, टीवी शोज में जा सकते थे, लाखों डॉलर कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने चुप रहना चुना क्योंकि वे एक सैन्य अधिकारी को दिए गए अपने वचन से बंधे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने लिखा कि कमांडर ब्लैंचेट खुद उन्हें वहां ले गए थे। एक दुनिया के इकलौते परमाणु बेस का कमांडर अपने जनसंपर्क अधिकारी को कोई मौसम का गुब्बारा दिखाकर ये नाटक नहीं करेगा कि ये कोई एलियन यान है। ये पॉइंट बहुत अहम है और ये हमें इस कहानी के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे डरावने हिस्से की ओर ले जाता है, गायब रिकॉर्ड्स। जीएओ की जांच। हाँ, 1990 के दशक में न्यू मैक्सिको के कांग्रेसी के अनुरोध पर जनरल अकाउंटिंग ऑफिस यानी जीएओ ने इस पूरे मामले की आधिकारिक और स्वतंत्र जांच शुरू की। उनका उद्देश्य बहुत ही सीधा था, बिल्कुल सरल। वे सिर्फ ये जानना चाहते थे कि रॉसवेल के असली दस्तावेजों में क्या लिखा है। और उन्हें जो मिला, या यूं कहें कि जो नहीं मिला, वो हैरान करने वाला था। ऐसा क्या था? देखिए, फौज कागजों पर चलती है, सेना में हर छोटी से छोटी चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन जीएओ की जांच में पता चला कि रॉसवेल बेस से जुड़े उस समय के कई बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए थे। नष्ट कर दिए गए? हाँ, आउटगोइंग मैसेजेस, रेडियो लॉग्स सब गायब थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि उन रिकॉर्ड्स को नष्ट करने का कोई आधिकारिक आदेश या प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन मौजूद ही नहीं था। मतलब किसी को पता नहीं कि वो रिकॉर्ड्स किसने मिटाए? बिल्कुल, किसने उन्हें नष्ट किया और क्यों, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। कागज जैसे हवा में गायब हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो यह है कि 1947 के सेना के कड़े नियमों के अनुसार हवाई दुर्घटनाओं की रिपोर्ट को स्थायी रूप से संभाल कर रखना अनिवार्य था। हाँ, ये एक प्रोटोकॉल था। अगर कोई साधारण प्लेन भी क्रैश होता तो उसकी फाइल बनती थी, लेकिन रॉसवेल बेस के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित दुर्घटना की कोई रिपोर्ट फाइल में थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी। ना तो वो क्लासिफाइड सेक्शन में थी, न ही किसी और कूट नाम से फाइल की गई थी। वो बस अस्तित्व में ही नहीं थी। आपको याद है जब हमने रेंडलेशम जंगल की घटना की गहराई से पड़ताल की थी? अरे हाँ, वहाँ भी ठीक यही पैटर्न देखने को मिला था। बिल्कुल, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये हमारी जांच श्रृंखला में दूसरी बार है जहां हम देख रहे हैं कि जिस घटना ने सबसे बड़ा सैन्य प्रभाव पैदा किया, उसी घटना के सबसे कम दस्तावेज मौजूद है। जो चीज वहाँ होनी चाहिए थी, जो कानूनी रूप से वहाँ होनी चाहिए थी, वो रहस्यमयी तरीके से गायब है। और आज तक किसी के पास इसका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं है कि वो रिकॉर्ड कहाँ गया या उसे किसने मिटाया। तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों और रिपोर्टों और गवाहों की इस चर्चा को समेटें तो हम कहाँ खड़े हैं? ये सच है कि रॉसवेल यूएफओ इतिहास का सबसे ज्यादा प्रदूषित और मिलावटी मामला है। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इतने सारे झूठे गवाह, नकली दस्तावेज और कमर्शियल टूरिज्म का तड़का लग चुका है कि असली सच को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा लगता है। और यही हमारी सबसे ईमानदार स्थिति होनी चाहिए। मेजेस्टिक पारा पूरी तरह से झूठा था। हाँ। एलियन ऑटोप्सी का वीडियो एक धोखा था। दशकों बाद सामने आए कई गवाहों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वे सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, अटेंशन के लिए। बिल्कुल। लेकिन सूचनाओं के इस भारी शोर और प्रदूषण के बीच अगर हम इन सभी झूठी कहानियों को हटा दें तो हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस और अडिग तथ्य बचते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ। एक रैंचर जिसने एक ऐसा मलबा पाया जिससे वो मौसम का गुब्बारा मानने को तैयार नहीं था। एक बेहद काबिल खुफिया अधिकारी जिसने आधी रात को वो मलबा अपने परिवार को दिखाया। दुनिया के इकलौते परमाणु बेस की एक आधिकारिक घोषणा जिसे महज 24 घंटे में पलट दिया गया। एक जनसंपर्क अधिकारी जो सच बताने के लिए अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहा। और सबसे बढ़कर गायब सरकारी दस्तावेज जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। ये वे तथ्य हैं जो हर तरह के धोखे, झूठ और सांस्कृतिक शोर को हटाने के बाद भी अपनी जगह पर पूरी मजबूती से कायम रहते हैं। तो क्या ये तथ्य ये साबित करते हैं कि 1947 की गर्मियों में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कोई एलियन यान क्रैश हुआ था? हम ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ये अपने आप में पूर्ण प्रमाण नहीं है।
लेकिन ये तथ्य इस बात को जरूर साबित करते हैं कि मौसम के गुब्बारे वाली थ्योरी, चाहे वो प्रोजेक्ट मूगूली क्यों ना हो, इस पूरी घटना के हर पहलू को नहीं समझा पाती। कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां हम सूचनाओं और गलत जानकारियों की बाढ़ में जी रहे हैं, असली चुनौती यही है, शोर के बीच से सही सिग्नल को पहचानना। सही कहा। हमने प्रोजेक्ट मोगुल के विज्ञान को देखा, जो मलबे की बहुत अच्छी व्याख्या करता है। हमने गवाहों के मनोविज्ञान को समझा। लेकिन इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। और वो विचार क्या है? हम रॉसवेल के एलियंस और गायब रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा इस बात की गंभीरता को सोचिए। अगर 1947 के दुनिया के सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण सैन्य बेस से दस्तावेज बिना किसी निशान के, बिना किसी आदेश के हमेशा के लिए गायब किए जा सकते हैं, तो उस शीत युद्ध के तनावपूर्ण दौर की और कितनी ऐसी ऐतिहासिक सच्चाइयां होंगी जो आज भी सरकारी तिजोरियों में दफन है, या जिन्हें जानबूझकर हमेशा के लिए मिटा दिया गया। बिल्कुल। शायद असली डर आसमान में उड़ने वाली तश्तरियों का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि शक्तिशाली संस्थानों द्वारा इतिहास को कितनी आसानी से मिटाया और बदला जा सकता है। ये तो सच में डरावना है। एक ऐसा सवाल जो शायद रॉसवेल के मलबे से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। सोचने वाली बात है ना? खैर, ये था साइड क्वेस्ट्स ऑफ रियलिटी का आज का डीप डाइव। सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए।